हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था अंकेक्षण के प्रक्रिया। और इस प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, फिर आप बिजनेस का नॉलेज लेंगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझेंगे ताकि आप अंकेक्षण जोखिम को आइडेंटिफाई कर सकें और उसका निर्धारण कर सकें। जब आप जोखिम पहचान जाते हो कि किस लेवल की जोखिम है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने काम का प्लानिंग करेंगे। जो ही बात प्लानिंग की आती है तो ये तीन शब्द आपके सामने आते हैं जो ऐसे 300 में है। एक होती है ऑडिट स्ट्रेटेजी, यानी कि अंकेक्षण व्यू रचना। एक व्यू रचना बनानी है आपको। जैसे कोई युद्ध लड़ते हैं तो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। जैसे कारगिल का युद्ध लड़ा गया तो सब दुश्मन तो चोटी पे बैठा था, हम नीचे से जा रहे थे ऊपर, तो वो युद्ध जीत पाना मुश्किल सा था, पर फौज ने स्ट्रेटेजी बनाई और जीत गई। स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम की प्लानिंग करनी है कि काम को कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, और आप एक कार्यक्रम बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। अब इन तीनों में फर्क क्या है बच्चों? जो व्यू रचना होता है इसमें हम तीन चीजें डिसाइड करते हैं जिसका नाम है एसटीडी, और प्लानिंग में भी हम तीन चीजें डिसाइड करते हैं जिसका नाम होता है एनटीई। इनका मतलब समझो, व्यू रचना में हम डिसाइड करते हैं हमारा स्कोप, टी का मतलब टाइमिंग, और डी का मतलब डायरेक्शन। स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। एन का मतलब होता है नेचर, टी का मतलब है टाइमिंग, और ई का मतलब है एक्सटेंट। एक एक को समझना। सबसे पहले ऑडिटर इन तीनों में से क्या चीज प्रिपेयर करेगा, और ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि पहले अंकेक्षण नियोजन तैयार किया जाता है कि अंकेक्षण व्यू रचना बनाई जाती है। तो सबसे पहली क्या बनती है? व्यू रचना। और जब व्यू रचना बन जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग विकसित कर सकते हो। तो हमेशा ऑडिट प्लानिंग डेवलप होती है किसके आधार पे? आपकी व्यू रचना के आधार पे। तो फर्स्ट स्टेप आपकी स्ट्रेटेजी होती है, सेकेंड स्टेज पे आपकी प्लानिंग आती है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग क्या बनाते हो? प्रोग्राम। ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। इंटरलिंक का मतलब एक में चेंज करोगे तो सब में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अगर आपने अपनी व्यू रचना बदल दी तो आपकी प्लानिंग भी बदलेगी और आपका प्रोग्राम भी बदलेगा। व्यू रचना किसकी होती है? स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। कि साहब जो आप ऑडिट करने जा रहे हो उसमें पहले आप ये तय करो कि आपका स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब समझ गए कि हमें काम क्या करना है। जो हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता उसकी कोई व्यू रचना बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो व्यू रचना का मतलब ये है कि आप जो ऑडिट करने जा रहे हो उसका स्कोप डिसाइड करो कि मुझे क्या क्या करना है। फिर क्या डिसाइड करोगे? टाइमिंग, कि कब कौन सा काम करना है। उसकी टाइमिंग डिसाइड करनी कि पहले काम कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा। और डायरेक्शन, अब चूंकि ऑडिटर अकेला तो ऑडिट करता नहीं है, ऑडिट में उसकी पूरी क्या जाती है? टीम। तो टीम को वो कैसे डायरेक्शन देगा, कैसे दिशा निर्देश देगा, इसको अपन व्यू रचना कहते हैं। समझ में आ गया सबके? तो अंकेक्षण की व्यू रचना में अंकेक्षक अंकेक्षण की स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन को तय करता है। ये व्यू रचना बनाने के बाद वो क्या बनाएगा? प्लानिंग। जो प्लानिंग बनाई जाएगी इसमें आप एनटीई डिसाइड करेंगे किसकी? ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर की, ऑडिट की नहीं, ऑडिट प्रोसीजर की। ऑडिट की तो पूरी डिसाइड हो ही चुकी है। अब उस ऑडिट को करने के लिए हम क्या क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या क्या प्रविधि अपनाएंगे, उन प्रविधियों का नेचर क्या होगा। नेचर मतलब प्रकृति क्या होगी, कि हम डिटेल में ऑडिट करें, सैंपलिंग करें,
किस लेवल पे जाके काम करें, कितनी प्रविधि हमें अपनानी है, इसकी प्लानिंग की जाएगी। कौन सी प्रविधि कब परफॉर्म करें, टाइमिंग सेट करना है कि कौन सा काम कब करना है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, वैसे तो ये ऑडिटर के ऊपर है कि वो कोई भी काम कभी भी कर सकता है, लेकिन कई बार हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ इसका, स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन। मुझे स्टॉक का क्या करना है, भौतिक सत्यापन करना है। अब बताओ कब करूं भौतिक सत्यापन। तो मैं तो ये कह दूं क्लाइंट को कि कल आ रहे हैं साहब हम आपके यहाँ पे और स्टॉक की गणना करेंगे। क्लाइंट ये कह रहा है साहब कल तो दुकानदारी तेज है, माल आएगा जाएगा तो आप गिनोगे कैसे, लोग खरीदने वाले भी आएंगे और हमारा माल आएगा भी। तो एक काम करो सर, आप संडे को आ जाओ, संडे को दुकान बंद रहती है, आप और हम दोनों भाई मिलके गिनेंगे मजे से। तो कई बार क्या होता है, हम दूसरों के ऊपर भी निर्भर होते हैं कि हमें हमारी प्रवृत्ति का निष्पादन कब करना है। और एक होता है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि सब जो मेरी प्रवृत्ति है वो मैं आंतरिक स्रोत तक ही रखूं या बाह्य स्रोत तक विस्तृत कर दूं। बाह्य स्रोत का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक स्टेटमेंट देखा, तो बैंक स्टेटमेंट आपने किससे लिया, क्लाइंट से, उससे आपने चेकिंग शुरू कर दी। लेकिन आपके मन में डाउट है कि ये क्लाइंट ही फर्जी है तो बैंक स्टेटमेंट भी फर्जी दे सकता है। तो आपने चिट्ठी किसको भेजी, बैंक को, कि साहब ये आपके क्लाइंट हैं, इनका आपके बैंक में अकाउंट है और आप क्या करें, मुझे कंफर्म करके बताएं। तो देखो आपकी प्रवृत्ति कहां तक पहुंच गई, बैंक तक। तो इसको कहते हैं एक्सटेंट, विस्तार, कि इसका विस्तार कहां तक होगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें हम हमारी पूरी ऑडिट का स्कोप तय करेंगे, हमारी ऑडिट की टाइमिंग तय करेंगे, भाई इतनी तारीख तक हमको ऑडिट कर लेनी है और ये काम हमको करना है, और कैसे कैसे मेरी टीम को मुझे डायरेक्शन देना है ये मैं पहले ही तय कर लूंगा। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। जब हमारी स्ट्रेटेजी बन जाती है तो हम प्लानिंग की तरफ मूव करते हैं और प्लानिंग डेवलप करना शुरू करते हैं। प्लानिंग में मैं जो काम करता हूँ उसको अपन क्या कहते हैं, अंकेक्षण प्रविधि। जो मैं विधि अपनाऊंगा वो प्रविधि है। तो मुझे किस प्रकार की प्रविधि अपनानी है, मुझे डिटेल चेकिंग करनी है, सैंपलिंग करनी है, ये तो हो गया नेचर। कब कौन सी प्रविधि परफॉर्म करनी है, ये क्या हो गया, टाइमिंग। और किस लेवल पे जाके मुझे प्रविधि अपनानी है, ये क्या हो गया, एक्सटेंट। ये सारी चीजें होने के बाद हमें क्या तय करना है, कार्यक्रम बनाना है। क्योंकि प्लानिंग में और कार्यक्रम में एक ही फर्क है केवल, कि जो प्लानिंग कर रहे थे वो आपकी क्या थी बताओ, ओरल थी, दिमाग में सेट की गई थी। अब उसको एक कागज पे लिख लो। तो अंकेक्षण कार्यक्रम हमेशा कैसा होगा, लिखित में होगा। इस प्लानिंग को अगर आप लिखित में ले लेते हो तो आप इसको कार्यक्रम कहते हैं, इसलिए मैं इसको लिखित नियोजन कह सकता हूं। कि जो रिटर्न प्लानिंग होती है वो क्या कहलाती है, कार्यक्रम कहलाती है। बताओ ये कार्यक्रम कौन तैयार करेगा, ये ऑडिटर तैयार करेगा। इस कार्यक्रम में क्या चीजें आएंगी, इस कार्यक्रम में क्या क्या चीजें आएंगी, सोचो और बताओ। भाई मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूं, प्रोग्राम में क्या क्या चीजें आएंगी। एक तरह की क्या आएगी, लिस्ट आएगी। किस चीज की लिस्ट, कि कौन कौन से काम हम करेंगे और कौन सा काम कौन करेगा, उसकी पूरी एक क्या बनाई जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी। जैसे मान लो आपके पापा ने आपको सब्जी लाने के लिए भेज दिया और ये बोल दिया कि बेटा गाजर 2 किलो, आलू 5 किलो, टमाटर 1 किलो, भिंडी आधी किलो ले आना। अब आप पहुंचे, भूल गए, भिंडी ले आए 5 किलो, आलू ले आए आधा किलो, भूल गए, उठा लाए, फिर घर वालों से डांट सुनी, अरे बेवकूफ ये क्या कर दिया, आलू तो कई दिनों तक काम आ जाता है, भिंडी 2 दिन में खत्म हो जानी है, और तू भिंडी 5 किलो उठा लाया, आलू 5 किलो ले आता तो चल जाते। इस भूल का एक इलाज है, कागज पे नोट कर लो और करते जाओ और उसको टिक करते जाओ। लेकिन कई लोग क्या सोचते हैं कि कार्यक्रम किए जाने वाले कार्य की एक सूची है कि हम ये काम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सूची तो है ही, सूची के साथ साथ आप अपने स्टाफ के द्वारा अपनाए जाने वाले क्या शामिल करते हो इसमें, डायरेक्शन। क्या शामिल करते हो आप इसमें, डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या समझे बताओ, निर्देश। कि साहब
आप अपनी टीम को डायरेक्शन दोगे कि आपको ये काम इस तरीके से करना और लिख के दोगे उसको। तो ये तीनों चीजें समझ में आ गई क्या? तीनों चीजें क्या क्या समझे बताओ? व्यूह रचना, नियोजन और कार्यक्रम, और तीनों किस में डिफाइन की गई है? ऐसे 300 में। तो इसके देखो 4-5 क्वेश्चन बन गए। अभी पूछता हूं, अंकेक्षण नियोजन से संबंधित ऐसे कौन सा है? अंकेक्षण कार्यक्रम से संबंधित और व्यूह रचना से संबंधित। अंकेक्षण नियोजन और व्यूह रचना में से पहले कौन सा तैयार होता है? व्यूह रचना में किन तत्वों का समावेश होता है? स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। और नियोजन में किन तत्वों का समावेश होता है? एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। और कार्यक्रम में किन तत्वों का समावेश होता है? कार्य की सूची और दिए जाने वाले निर्देश। कार्यक्रम एक प्रकार का क्या है? लिखित अंकेक्षण नियोजन है। थीम समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए, कौन सा? नहीं, ये व्यूह रचना और नियोजन कभी लिखित नहीं होती। इनको जो ही लिख दिया तो ये क्या बन गया? कार्यक्रम बन गया। क्या बोल रहे हो? ऑडिट वर्किंग पेपर अलग चीज है। ये वर्किंग पेपर का एक क्या है? पार्ट है। ये भी वर्किंग पेपर का एक हिस्सा है। ये तो आपकी प्लानिंग है, प्रोग्राम है। अब उसके अकॉर्डिंग जो जो काम करते जाओगे, कागज जुटाते जाओगे, वो सब भी क्या है? वर्किंग पेपर है। वर्किंग पेपर में तो सब कुछ आ गया। वर्किंग पेपर में तो आपकी रिपोर्ट भी आ गई, आपका एंगेजमेंट लेटर भी आ गया, और आपके कार्यक्रम भी आ गए। और ये तो उसका एक केवल क्या है? पार्ट है। बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अब ये बच्चा मेरे पास आता है और कहता है सर मेरी प्लानिंग बना के दे दो। क्या मैं आपकी प्लानिंग बना के दे सकता हूं? जब तक मैं आपको जानूंगा नहीं, मैं आपकी प्लानिंग बनाऊंगा कैसे? तो कोई भी ऑडिटर जो प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग हमेशा किसके ऊपर आधारित होती है? नियोक्ता के ज्ञान पर, नियोक्ता के व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित। नियोक्ता के व्यवसाय के ज्ञान पर आधारित। नियोक्ता के व्यवसाय के ज्ञान पर क्या होता है? आधारित होता है। समझ में आ गई बात? हर आदमी प्लानिंग जो भी करेगा वो बिजनेस के नॉलेज के हिसाब से करेगा। जैसा देश वैसा वेश। तो क्या ये संभव है कि एक ही प्रकार का कार्यक्रम या एक ही प्रकार की प्लानिंग सभी ऑडिट में एप्लीकेबल हो जाएगी? बताओ, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि सारे व्यवसाय एक जैसे नहीं होते। कोई व्यवसाय बड़ा है, कोई छोटा है, ठीक है, कोई बहुत इजी है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक ही प्रकार का नियोजन, एक ही प्रकार का कार्यक्रम सभी अंकेक्षण में लागू कैसे हो सकता है? प्रत्येक अंकेक्षण का अलग अलग क्या बनेगा? प्लानिंग बनेगी, अलग अलग नियोजन बनेगा, अलग अलग कार्यक्रम होगा। लिस्ट फिक्स कैसे हो सकती है? आप खुद सोचो, लिस्ट कैसे फिक्स हो सकती है? हाँ, कुछ चीजें फिक्स हो सकती हैं। जैसे शादियों में जाओ आप तो दाल बाटी जरूर मिल जाती है, मतलब दाल तो मिल ही जाती है, चाहे गरीब के जाओ और चाहे अमीर के जाओ। पर कोई रसमलाई भी खिलाता है, समझ रहे हो? और गरीब की शादी में जाओगे रसमलाई नहीं मिलेगी आपको। नहीं सर, लिस्ट तो फिक्स ही थी ना। फिक्स थोड़ी हो सकती है लिस्ट। जैसा देश वैसा वेश। हाँ, कुछ चीजें फिक्स होती हैं, जैसे हम जाएंगे, बाउचिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, जो बेसिक प्रोसीजर है वो तो करेंगे करेंगे। अब एक बात बताओ, एक तो कंपनी की ऑडिट करो, एक लाला जी की ऑडिट करो, एक ही काम होंगे क्या? कंपनी की ऑडिट में हम कंपनी के प्रोविजन चेक करेंगे, लाला जी के कंपनी एक्ट लागू ही नहीं है, क्या चेक करोगे? तो उसका तो कार्यक्रम अलग ही बनेगा। नहीं समझे? हर तरीके के, हर एंगल की चीजें अलग हैं। कल एक बच्चे का फोन आया मेरे पास में, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, तो उसका फोन आया कि बोले सर एलडीसी में मैं लगा हुआ हूं, तो हमारा कोई सरकारी कोटा भी होता है क्या? मतलब आरक्षण होता है क्या? तो कितना % होता है, क्या होता है? तो मैंने कहा देख भाई, ऐसा है, आरक्षण होता तो है, पर कितना होता है ये मुझे नहीं मालूम, तो मनीष सर से बात कर, क्योंकि मैं इन चीज़ों से दूरी रखता हूँ, मुझे तो पढ़ाने से मतलब है। फिर उसने कहा सर इस बार कंपटीशन मेरे हिसाब से कम रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितने बच्चे एग्जाम देंगे? 1 लाख। 1 लाख से ज़्यादा तो देंगे नहीं। उनमें से आप 80,000 तो फर्जी हैं, उनको हटा दो। ये हमेशा से युगों युगों से चलता आ रहा है। सही मायने में जो कर्मठ कार्य करता है वो 20,000 ही हैं। तो हर चौथे बच्चे पे एक बच्चा सेलेक्ट होगा, अगर वो मेहनती है तो ये कोई ज़्यादा कंपटीशन तो है नहीं। 25% रिजल्ट आ गया, नहीं तो 0.01% रिजल्ट जाता है। IAS RAS के बराबर जाता है इसका एग्जाम का रिजल्ट।
क्योंकि 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं 1800 पोस्ट के लिए, और अब बच्चे एग्जाम देंगे कितने, 1 लाख। अब 1 लाख को एलिजिबल करेंगे, एग्जाम देने पहुंचेंगे 90,000, जिनमें से 5-7 हज़ार के साथ कोई हादसा हो जाएगा। होता है ना, फिर अखबार में न्यूज कैसी आएगी कि वो छत पे, गाड़ी की छत पे बैठ के आ रहे थे, गाड़ी पलट गई, ठीक है, 5-4 कोई लेट हो जाएंगे, तो 90,000 बच्चे ही एग्जाम देंगे, 10,000 तो वैसे ही आउट हो जाने हैं, और 90,000 में भी पढ़ने वाले 20,000 ही थे। तो ऐसा होता है। अब आप देखो, आपने भी इतनी एग्जाम दी है, सबका लेवल क्या है, अलग है, तो सबके प्रोग्राम भी अलग है, सबकी तैयारी करने का तरीका भी क्या है, अलग है, तो सबका अपना अपना तरीका है। एक प्रोग्राम कैसे बन सकता है, बन ही नहीं सकता। यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं, बस मेन चीज तो ये थी जो मैंने आपको बता दी। बताओ, ऑडिटर प्लानिंग करता है, उसके कोई फायदे हैं क्या? तो अंकेक्षण नियोजन के लाभ बताओ, अंकेक्षण नियोजन के लाभ बताओ। एक तो सिकंदर ने कहा सब काम जल्दी होगा, जल्दी का मतलब समय पे होगा, प्लानिंग करोगे तो कार्य समय पे होगा, और सिस्टमेटिक तरीके से होगा, ठीक है, मतलब उचित तौर पे काम का निष्पादन कर सकोगे। जब आप काम को प्लानिंग करके समय पे कर रहे हो, उचित तरीके से कर रहे हो, तो क्लाइंट को बेहतरीन सर्विस मिलेगी। और क्या फायदा है? आप मुझे बताओ, ये एक हाथ की 5 उंगलियां अंगूठे से ये समान है क्या? चेक कर ले बेटा एक बार। नहीं है। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, मैं इनको बराबर कर सकता हूं, ये लो करके देख लो, सबकी बराबर आएगी। ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग करी हमने, बराबर कर दी। समझे नहीं समझे? ऐसे ही मेरे ऑफिस में कहानी है। अभी देखो, मैं 99% मेरे ऑफिस में लड़कियों को ही हायर करता हूं। लड़के रखना मैंने, हाँ, लड़के रखना मैंने लगभग बंद सा कर दिया। कोई आ जाए तो ठीक है, कोई मना ही नहीं है, लेकिन लड़के लगभग रखना मैंने बंद कर दिया। क्यों? ये लड़के लोग बड़े बदमाश होते हैं, काम तो करते ही नहीं। लड़कियां थोड़ी सी काम में क्या होती है, सिंसियर होती है, हाँ, लेकिन होती हैं जो ही होती हैं, नहीं तो बहुत बदमाश भी होती हैं। क्योंकि मेरे ऑफिस में मैंने जब से लड़कियां रखी, 1-2 लड़के भी थे, तो तोता में ना बन गए, उनके चक्कर में कैमरे लगाने पड़े हैं। हाँ, ऐसे हुए हमारे साथ। आपको मजाक लग रहा है, मैं आप बीती सुना रहा हूं। मतलब जैसे होता है ना, सुसाइड पॉइंट है और है, वैसे मेरे ऑफिस को लव पॉइंट बना दिया। तो मैंने कहा यार, ऐसे हुए हैं मेरे साथ में वारदातें, और कैमरे में रिकॉर्डिंग है बाकायदा हमारे पास। कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, मेरे तो मोबाइल पे चलता है। मैं यहां से बैठा बैठा, नहीं ऐसे थोड़ी कि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव है। अभी तो मैं लाइव कैमरा दिखा सकता हूं आपको। ये तो कोई मेरे ऑफिस में जो अभी वर्किंग चल रही होगी, स्टाफ आ गए होंगे, ये देखो, ये मेरे कैमरे चल रहे हैं ऑफिस के, 1 2 3 4। तो ये देखो, चलो जूम करके भी दिखा देते हैं, बच्चों की इच्छा है। ये कैमरा है, देखो, ये ऑफिस में काम चल रहा है। अभी देखो, ये क्लाइंट आया हुआ है, ये इसको डिस्कस कर रहा है। अब देखो, ये लड़का तो बात कर रहा है, लड़की बेचारी चुपचाप बैठी बैठी काम कर रही है। ये थीम ही है, तो मैंने तो बंदी कर दिया लड़कों को रखना ही। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा, लेकिन क्या होता है बच्चों, आप किसी को सुधार नहीं सकते। एक हाथ की 4 उंगलियां आपकी बराबर नहीं हो सकती, वैसे आपके कर्मचारियों में सब में बराबर गुण नहीं हो सकते। मेरे पास एक लड़का आया था, सीए कर रहा था, आर्टिकल था, और उसका नाम था चेतन शर्मा करके। पता नहीं उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, हमारी कुर्सियों में प्रॉब्लम थी कि वो कुर्सी पे जो ही बैठता, जैसे कुर्सी पे स्प्रिंग लगी हुई हो, उछल के बाहर जाता खट, मतलब टिक के काम ही नहीं कर सकता था वो। और अगर हमने उसको बाहर का कोई काम भेज दिया कि जा बेटा इनकम टैक्स आया या सेल टैक्स आया, तो सुबह गया हुआ शाम को ही आता था, और ऑफिस की बाइक लेके जाता मजे से, 100 रुपए का पेट्रोल भरवा लेता वो अलग। मैं कहा यार, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो हमने मालूम है क्या किया, उसको ऑफिस में बैठ के जो काम होता है वो देना ही बंद कर दिया। उसको फिर काम देना शुरू कर दिया हमने बाहर का।
कि जाए उसको ये कोरियर दिया, जाए उससे पैसे लिया, जाए उसको पैसे दिया, जाए ये इनकम टैक्स में डाक दिया, वो भी सारे दिन घूम के मस्त, हम भी मस्त। समझ रहे हो, कि नुकसान उसका था, क्योंकि काम कहाँ से सीखेगा, घूमता रहेगा तो। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रही थी। तो क्या होता बच्चों, एक हाथ की चारों उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे हमारे कर्मचारी एक जैसी योग्यता नहीं रखते, तो हम उनकी योग्यता को जानते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार हम क्या कर देंगे, उनको काम का आवंटन कर देंगे। ये प्लानिंग होगी तो करेंगे ना आप। और ऐसे ही जब मैंने काम सौंप दिया तो मैं उस काम के लिए उसको उत्तरदायी ठहरा सकता हूँ, कार्य का विभाजन कर सकता हूँ, उसको उत्तरदायी ठहरा सकता हूँ। और एक और बात है, अगर मैंने काम बांट दिया सबको तो मैं काम की टाइम टू टाइम रिव्यू कर सकता हूँ कि काम की प्रोग्रेस क्या चल रही है। हाँ भाई, तेरे को ये काम दिया था, पता कहाँ तक हो गया, कितना काम आप कर चुके हो, जरा बताओ। तो हम काम को क्या कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। ये कुछ प्लानिंग के क्या है, लाभ हैं। और यही लाभ किसके बोल देना, कार्यक्रम के, क्योंकि दोनों चीज तो क्या है, सेम ही है। समझ में आ रहा है। अब इसके नुकसान भी हैं। बताओ, प्लानिंग करने के नुकसान है कोई, कार्यक्रम बनाने से कोई नुकसान होता है, क्या होता है, सोचो। आप प्लानिंग करके कोई काम करते हो, नुकसान होता है क्या? देखो, कभी कोई नुकसान होता है नहीं प्लानिंग से, लेकिन होता है यदि आप लकीर के फकीर बन गए तो। आपने एक लाइन खींच दी कि मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, समझ रहे हो, लेकिन परिस्थिति बदल गई। तो बताओ, आपको आपका कार्यक्रम बदल देना चाहिए कि नहीं बदल देना चाहिए? तो बच्चों, कार्यक्रम, नियोजन, ये सब क्या होने चाहिए, लॉजिकल, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। नहीं समझे? जैसे मान लो मैंने एक प्रोग्राम किया और सबके लिए खाना वाने का अरेंजमेंट किया, ओपन गार्डन में खाना था, लोग वो बफे सिस्टम होता है ना कि अपने आप ले और खाते रहो, वो सिस्टम किया, और बारिश आ गई। अब बारिश आ गई तो मैं लोगों को, देखो अपने को इससे मतलब नहीं है भैया, भीगते जाओ और खाते जाओ, कार्यक्रम तो फिक्स है। मुझे क्या करना पड़ेगा तुरंत, या तो उसको ढकना पड़ेगा ओपन स्पेस को, या फिर कोई हॉल के अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो परिस्थिति बदल जाए तो कार्यक्रम भी बदल जाना चाहिए, और नहीं बदले तो फिर इसके नुकसान शुरू, नहीं तो इसके नुकसान शुरू हो जाएंगे। बोलो, समझ में आ रहा है? ये बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी। अब मैं एक बार रीड आउट करके बताता हूं। ऑडिट स्ट्रेटेजी, अंकेक्षक द्वारा सबसे पहले क्या तैयार की जाएगी, व्यू रचना। व्यू रचना में 3 चीजें डिसाइड होती हैं, ऑडिट की, STD, इनका निर्धारण किया जाता है, और इसके पश्चात क्या विकसित होता है, नियोजन। तो इस पूरी लाइन में 2 क्वेश्चन बन गए कि सबसे पहले क्या बनता है, अंकेक्षण, व्यू रचना, और व्यू रचना के बाद क्या विकसित होती है, नियोजन। व्यू रचना में क्या चीजें सेट करते हैं, 3 चीजें, STD ऑफ ऑडिट। ये समझ में आ गया। अब आप व्यू रचना बनाओगे तो ऐसे हवा में बनाओगे या कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाओगे? तो क्या ध्यान रखें, किन तथ्यों को ध्यान में रखें? तो ये मैंने बताया, अंकेक्षण व्यू रचना बनाते टाइम निम्न तथ्यों को ध्यान रखो। सबसे पहले, स्कोप ऑफ ऑडिट, कि साहब ऑडिट का स्कोप क्या है। जो आपके स्कोप में नहीं आता उसकी कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे? जूनियर अकाउंटेंट पास कैसे करेंगे आप? सर सिलेबस में ही नहीं है, तो उसको पढ़े ही क्यों? तो सबसे पहले स्कोप डिसाइड करो, जो स्कोप है उसके अंदर अंदर आपको क्या करनी है, व्यू रचना बनानी है। दूसरी चीज, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, आपको क्या रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, क्या रिपोर्ट करना है और किसको रिपोर्ट करना है। सब जिस चीज की मुझे रिपोर्ट ही नहीं करनी उसका मैं काम भी नहीं करूंगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। आप किसी कंपनी की ऑडिट करने जाओ जिसपे कारो अप्लीकेबल है, कारो तो जानी गए ना, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर, और एक कंपनी की ऑडिट करने जाओ जिसपे कारो अप्लीकेबल नहीं है, दोनों में काम का लेवल एक ही होगा या अलग होगा? क्योंकि जो कारो में पॉइंट आ रहे हैं उसकी मुझे रिपोर्ट करनी है, रिपोर्ट करनी है तो मेरे स्कोप बढ़ गया और मुझे काम भी करना पड़ेगा। समझ में आ गया रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और एक बात, हम उन चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे जो यूजर्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, हम उनकी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो यूजर्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। मनीष सर ने मुझे एक बात बोली कि यार तू बीओ का कोर्स बहुत लंबा हो रखा है, उसको थोड़ा छोटा कर।
कि 300 पेज के नोट्स बने हैं, तो बोले यार इनके 12-12 सब्जेक्ट हैं, कैसे पढ़ेंगे? मैंने कहा ये तो इनकी अटक है, अपनी अटक थोड़ी है। वो तो इनको थोड़ा छोटा कर। मैं कहा छोटा करते ही साफ है, छोटा करते ही साफ है। मेरा तो मन करता है इसको और पढ़ा दूं, लेकिन चलो ठीक है, आपको मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा रहा हूं अभी, ध्यान है, क्या मैं सारी धाराएं पढ़ा रहा हूं? फिर भी मेरा मन क्या करता है कि यार सारी पढ़ा दूं, सारी धाराएं पढ़ा दूं। मेरे से पूछ के थोड़ी कौन सी धारा का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। हमने कई धाराएं छोड़ी भी हैं जो आपके लिए काम की नहीं है, पर कोर्स में तो है। कोर्स में तो उन्होंने ऐसे थोड़ी लिखा ये धारा पूछेंगे, उन्होंने लिखा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब एक्ट में कुछ ही पूछ ले वो, तो अब हम हमारे अनुभव से जो चीज काम की नहीं है उनको हटा देते हैं, पर जो एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं वो तो कवर करनी पड़ेंगी ना। तो वो यूजर्स का जिन पे अटेंशन जाता है उन मामलों पे मेरे को स्ट्रेटेजी बनानी है। और लास्ट, रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडी ऑफ ऑडिट, इसका मतलब समझ रहे हो? देखो क्या होता है, कोई भी ऑडिट शुरू करने से पहले आप क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझते हो, उसके बिजनेस की स्टडी करते हो, तो वो जो है उससे आपको काफी चीजें समझ में आती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे। बोलो समझ में आ रहा है सबके? क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्यू रचना के बाद कौन सा? प्लानिंग। व्यू रचना बनाने के बाद क्या डेवलप की जाएगी? प्लानिंग। और प्लानिंग हवा में नहीं हो सकती। कोई भी ऑडिटर प्लानिंग करेगा तो पहले क्लाइंट के बिजनेस का क्या लेगा? नॉलेज लेगा। व्यवसाय की ज्ञान के प्राप्ति के आधार पे क्या किया जाएगा? नियोजन किया जाएगा। नियोजन का फायदा क्या है? काम एक तो इफेक्टिव वे में होगा और एक टाइम पे पूरा होगा। क्या आप इफेक्टिव वे में काम भी कर सकते हो, टाइम पे भी पूरा कर सकते हो। अब देखो, अगर सब कुछ शेड्यूल चलता रहा तो आप सबसे ज्यादा फायदे में रहोगे। कारण भाई सीईटी का रिजल्ट आया, आपको मान लो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, और रिजल्ट पॉजिटिव आते ही गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि 3 महीने बाद क्या है? एग्जाम है। तो आपको कितना फायदा हो गया? काम भी टाइम पे हो गया, प्रभावी तरीके से रिवीजन भी कर सकते हो। अब कई बच्चे ऐसे भी आएंगे जो सीईटी की एग्जाम देने के, रिजल्ट देने के बाद आएंगे और उनके पास टाइम ही नहीं रहेगा, तो वो एक बार पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो फर्क तो पड़ता ही है प्लानिंग का। तो प्लानिंग से काम इफेक्टिव वे में होता है और टाइम पे पूरा होता है। अच्छा, प्लानिंग वन टाइम इवेंट है या कंटिन्यूअस इवेंट है? ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि अंकेक्षण नियोजन एक क्या है? निरंतर प्रक्रिया है। अच्छा, निरंतर क्यों कह रहे हो आप प्लानिंग कब करोगे? ऑडिट करने के बाद या पहले? और कब तक चलेगी? नॉर्मली तो ऑडिट की स्टार्टिंग में हम क्या सेट कर देते हैं? प्लानिंग कर देते हैं। बार बार नहीं बनती, रोज थोड़ी प्लानिंग ही बनाते रहोगे, काम भी तो करोगे। पर आपने प्लानिंग बना ली और काम करना क्या किया? शुरू किया। क्या होता है, हम प्लानिंग ऑडिट स्टार्ट करने से पहले बनाते हैं। हमारी एक दिमाग की सोच होती है, वैसे वैसे हम प्लानिंग बना लेते हैं। लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि यार कुछ चीजें मैंने फालतू ही प्लानिंग में क्या कर ली? ऐड कर ली, इनकी यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। और कई बार ये महसूस होता है कि कुछ चीजें छूट गई, ये प्लानिंग में क्या होनी चाहिए? ऐड। तो बताओ क्या करूं? रिवाइज कर लो सर। इसलिए प्लानिंग एक क्या है? निरंतर प्रक्रिया है जो अंकेक्षण प्रारंभ करने से पहले बनाई जाती है और कब तक चलती है? जब तक अंकेक्षण खत्म नहीं हो। और इसको बीच में आप कभी भी क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया? प्लानिंग में 3 चीजें डिसाइड होती हैं, बताओ क्या क्या? NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अंकेक्षण नहीं, अंकेक्षण प्रविधि की। अंकेक्षण प्रविधि की प्रकृति, विस्तार और कालबद्धता को इसमें क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। ये बातें समझ में आ गई सबके? अब प्लानिंग के फायदे क्या हैं? पहला फायदा, ऑडिट की अगर आप प्लानिंग करते हो तो ऑडिट को आप इफेक्टिव वे में पूरा कर सकते हो। दूसरा फायदा, ऑडिट को आप टाइम पर पूरा कर सकते हो, क्योंकि टाइम का तो बहुत बड़ा रोल है। ऑडिट की तो लास्ट डेट फिक्स होती है, जैसे 30 सितंबर इनकम टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट है। अगर आप 30 की जगह 1 अक्टूबर भी हो गया ना आपको, तो सीधी 1.5 लाख की पेनल्टी है। अब क्लाइंट 1.5 लाख क्यों भरेगा मेरी गलती की वजह से? इसलिए हमको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि हम काम टाइम पर कर सके। नेक्स्ट बच्चों, कर्मचारी की योग्यता अनुसार कार्य का क्या किया जाता है? विभाजन। इसका मतलब क्या समझे बताओ? जैसा जिसमें जो काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग हम उनको
काम देते हैं। अंकेक्षण नियोजन की वजह से सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर क्या दिया जा सकता है, ध्यान। देखो जो आदमी प्लानिंग करता है तो वो जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है उन पे ज्यादा फोकस करेगा, जो कम इंपॉर्टेंट है उन पे वो कम फोकस करेगा। और आप अपने असिस्टेंट को काम बांटकर आप उनको यूज भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है, मैन पावर रखते हैं, कम रखते हैं तो दिक्कत, और ज्यादा रखते हैं तो दिक्कत। जो है उनको पहले प्रॉपर यूज में लो, और वो तभी ऑप्टिमम यूज हो सकता है जब आप प्लानिंग करें। समझ में आ गया। अब प्लानिंग की हानि क्या है, हानि ये कि सब काम मशीनी हो जाता है। मशीनी मतलब समझे, मैकेनिकल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आप बताओ, प्लानिंग प्रोग्रामिंग कौन बनाता है, ऑडिटर। और बनाकर किसको देगा, अपनी टीम को। वो खुद थोड़ी ऑडिट करेगा, उसकी टीम करेगी। मैंने सिकंदर को प्रोग्राम बना के दे दिया, बेटा ऐसे ऐसे तू जाके ये चीजें चेक करना। सिकंदर कहा जी सर। ये पहुंच गया वहां पे, चेक करने लगा, इसको लगा यार सर ने प्लानिंग में कुछ कमी छोड़ दी। तो इसने मेरे को फोन किया, सर आपकी प्लानिंग में कुछ कमियां मुझे नजर आ रही हैं, आप कहो तो मैं इसको चेंज कर लूं। मैंने कहा सिकंदर ओवर एक्टिंग मत कर, जो कहा गया है बस वो कर, लकीर का फकीर। तो बताओ इसका साइड इफेक्ट क्या आएगा। सिकंदर क्या सोचेगा, यहाँ दिमाग लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, जो रास्ता बताया उस पर चलते रहो, बस दिमाग लगाने का मतलब ही नहीं है। तो जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो डिप्रेस होंगे, वो अपनी क्षमता दिखाई नहीं पाएंगे। और जो कमजोर तबके के लोग हैं वो क्या कहेंगे, सर जैसा आपने कहा था हमने तो वैसे काम कर दिया। अरे तो भाई तेरे भी तो फर्स्ट फ्लोर था, उसको तो यूज करता, ये तो खाली है। बोले सर हवा आती रहती है। तो कमजोर लोगों को सारा मिल गया और इंटेलिजेंट लोग बेचारे डिप्रेस हो रहे हैं। ये नुकसान कब है, जब प्लानिंग आपकी रिजिड हो, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं हो कि साहब मैंने जो बना दिया वो फाइनल। लेकिन अगर वो चेंज होने लायक है तो फिर काम मशीनी नहीं है। ये समझ में आ गया। प्लानिंग में किन किन चीजों को शामिल करोगे, किन किन चीजों की प्लानिंग करोगे। सबसे पहले हम ये प्लानिंग करेंगे कि हमको अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की ढंग से क्या करनी है, समझ लेनी है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद में हम सिस्टम पे कितना विश्वास करें, इसकी प्लानिंग करो। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम पे कितना विश्वास करें। देखो बहुत सारी चीजें किस पे टिकी हुई है, सिस्टम पे। अगर किसी संस्था का सिस्टम सॉलिड है तो आप क्या मान लोगे, नहीं क्या मान लोगे कि यहाँ पे सब कुछ लेन देन सब कुछ क्या हो रहे होंगे, कुछ गड़बड़ घोटाला नहीं है। आप ऐसा मान लोगे। क्यों मान लोगे, क्योंकि आप सिस्टम पे क्या कर रहे हो, विश्वास। जबकि इनफैक्ट ऐसा है नहीं, इनफैक्ट ऐसा है नहीं। बताओ समझे कि नहीं समझे, कुछ डाउट है बेटा। चेहरा तो ऐसे ही लग रहा था। पूछना चाह रही है, आप कितनी भाई बहनें हो, 2 बहनें, शादी हो गई एक बहन की, छोटी है। अब आपको बात बताता हूँ एक, अदरवाइज मत लेना। आप 2 बहनें हो, दोनों की शादी तो होगी। अब दोनों एक ही माँ बाप की संतान हो, दोनों की शादी होगी, पर हो सकता है एक अरबपति घर में चली जाए और एक रोडपति पे आ जाए। समझ रहे हो, ऐसा क्यों। पिताजी ने तो सिस्टम देखा ही होगा, पर सिस्टम पे कई बार क्या करते हैं अपन, विश्वास ज्यादा कर जाते हैं। अधिक विश्वास करने से जोखिम अधिक है, न्यून विश्वास करने से भी जोखिम अधिक है। कम विश्वास करने से भी जोखिम होती है और ज्यादा विश्वास करने से भी जोखिम होती है। तो आपको सिस्टम को समझ के ये तय करना है कि हम कितना विश्वास करें। ऐसा क्यों, क्योंकि आगे का जो मेरी काम करने की प्रक्रिया है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, विश्वास की मात्रा पे। आप खुद सोचो, अगर कहीं पे सिस्टम आपको बिल्कुल सही लग रहा है, आपका विश्वास है कि यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, तो आप सैंपलिंग करेंगे या विस्तृत जांच करेंगे, तो आप सैंपलिंग कर लेंगे। तो देखो आपकी काम करने की जो प्रविधि है वो क्या हो गई, कम हो गई। और अगर आपको लग रहा है यहाँ तो सिस्टम ही गड़बड़ है, तो आप डिटेल में जाके चेकिंग करेंगे। वहां पे आप क्या करेंगे, डिटेल चेकिंग करेंगे। तो काम करने का तरीका ही बदल गया, किसके ऊपर, विश्वास के ऊपर। फिर आप जो काम करेंगे उसकी एंटी डिसाइड करो। और आखिरी
कई बार क्या होता है जहां हम ऑडिट करने जाते हैं वहां पे ऑलरेडी पहले से ही क्या है, ऑडिटर हैं। जैसे इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, ब्रांच ऑडिटर हो सकते हैं, तो हमको उनके साथ में क्या तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? कुछ बेसिक चीजें हैं जो ध्यान रखेंगे आप एग्जाम में। ये तीनों पॉइंट आए हुए हैं। नियोजन किसके द्वारा बनाया जाता है? अंकेक्षक द्वारा। नियोजन कैसा होना चाहिए? और क्या नियोजन ऑडिट से अलग है या ऑडिट का ही एक पार्ट है? प्रोसेस ही पढ़ रहे हैं अपन, अंकेक्षण प्रक्रिया ही पढ़ रहे हैं, उसी का एक पार्ट है। क्या हम नियोजन में परिवर्तन कर दें? चलो आप मुझे बताओ, आप प्लानिंग को चेंज क्यों करेंगे? पहली सिचुएशन जो सिकंदर ने बताई कि परिस्थिति में क्या हो जाए, बदलाव आ जाए, तो हमारी प्लानिंग भी क्या हो जानी चाहिए। पहली सिचुएशन हो गई कि हम प्लानिंग में परिवर्तन करते हैं परिस्थिति के बदलने पर। दूसरी सिचुएशन, नई सूचना के प्राप्त होने पर। मतलब देखो आपने प्लानिंग करी थी ऑडिट शुरू करने से पहले, लेकिन ड्यूरिंग द ऑडिट आपको कुछ नई नई क्या मिली, सूचनाएं मिली। अगर उसका ज्ञान आपको पहले से होता तो आपकी प्लानिंग कुछ और होती। तो जो ही आपको सूचना मिली प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे कोई नई घटना घट गई जो आपने कभी सोची ही नहीं थी, तो प्लानिंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बताओ है कि नहीं है? ऐसा होता है ना। देखो कई बार क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है मान लीजिए यहाँ पढ़ने आया और आया, कंटिन्यू पढ़ भी रहा है, अचानक से उनके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई, चला गया। तो ये तो पहले सोच के आया नहीं था ना। चेंज क्यों हुआ? क्योंकि कोई नई घटना घट गई, कोई नई सूचना मिल गई, परिस्थिति बदल गई। और कई बार ऑडिट के दौरान जब हम ऑडिट करते हैं तो हमें ये इशारा मिल जाता है, एविडेंस से हमको ये समझ में आ जाता है कि मेरी जो प्लानिंग है उसको चेंज करने की क्या है। नहीं समझे? इसका लाइव एग्जांपल दूं, ये बच्ची बताएगी। मॉक टेस्ट दिया था ऑडिट का, कितने नंबर आए? 63। क्या इशारा मिल रहा है? क्या इशारा मिल रहा है? हैं? क्या बोल रही है? थोड़ी नहीं, बहुत जरूरत है। ऑडिट में कोई 63 से काम चलेगा क्या? ऑडिट में तो 75 में 75 लाने हैं। एक आध नंबर कट जाए कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, 4 कट जाए कोई बात नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको और इम्प्रूवमेंट करने की क्या है, जरूरत है। ये आपको इशारा मिल रहा है। हाँ यही नंबर अगर आपके मान लीजिए किस में आते, अकाउंट्स में आते या किस में आते, इकोनॉमिक्स में, वहां तो चाहे तुम अपने कितना ही दम लगा लेना, वहां तो ये नंबर कटेंगे ही, बीओ में कटेंगे ही। ये 3 सब्जेक्ट में तो थोड़ा स्कोप है उनके पास, पर ये जो 3 सब्जेक्ट हैं बाकी की कौन कौन सी, ऑडिट, आरएसआर और प्लानिंग, सेट करो कि यहाँ तो पूरे 100% क्या करने हैं, कैप्चर करने हैं। समझो? तो आपको परिस्थितियां इशारा कर रही है कि आपको आपकी प्लानिंग चेंज करने की क्या है, जरूरत है। आपको अपने पढ़ने का तरीका चेंज करने की जरूरत है। और सर आप 63 वाली बच्ची को इतना कह रहे हो, तो जो 23 नंबर आए उसके बारे में क्या ख्याल है? एक देखिए मैंने लिस्ट, समझ लो, वो लिस्ट देखी, उसमें नाम देखा 23 नंबर, तो मैं ही डिप्रेशन में आ गया, यार ये क्या हुआ, इतने नंबर कम क्यों आ गई? तो या तो वो बच्चा लेट ज्वाइन हुआ होगा, पढ़ाई नहीं होगा, वैसे ही टेस्ट दे दिया होगा, या पढ़ के सब भूल गया होगा। ऐसा होता है क्या? होता है। तो परिस्थिति आपको इशारा करेंगी कि भैया आपको चेंज करने की जरूरत है। अब मैं आपसे 2 चीजें पढ़ा चुका हूं, बताओ, नियोजन और व्यूहरचना, इनमें क्या रिलेशन है? क्या एक दूसरे से रिलेटेड है ये? एक में चेंज करोगे तो भाई आपकी स्ट्रेटेजी बदल गई तो प्लानिंग बदलोगे, और प्लानिंग बदल रहे हो तो पहले स्ट्रेटेजी को क्या करो, चेंज करो। दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है। और पहले कौन सी तैयार होगी, व्यूहरचना, और उसके बाद क्या डेवलप करोगे। तो ये इनके बीच में संबंध है कि सब अंकेक्षण व्यूहरचना पहले तैयार होगी, उसके बाद में क्या तैयार होगा, नियोजन। दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, अर्थात एक में चेंज करोगे तो दूसरे में भी चेंज करना ही पड़ेगा। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंकेक्षण कार्यक्रम, ऑडिट प्रोग्राम। बच्चों प्रोग्राम में प्लानिंग में कोई फर्क ही नहीं है। तो जो भी बात समझ में आ गई तो आपको कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है। प्लानिंग मौखिक होती है और प्रोग्राम लिखित होता है। और जब प्रोग्राम बनाओगे तो पूरी की पूरी जो आपकी ऑडिट प्रोसेस है, इसको सिस्टमेटिक सीक्वेंस में
एक योजना बना के लिखते जाओ। क्रमबद्ध लिखित योजना का मतलब क्या है ये बताओ। क्रमबद्ध का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप, ये पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। जैसे शादी के प्रोग्राम आप कार्ड छपते हैं, समझे? आपकी क्लास के एक बच्चे को उसने सेट की एग्जाम दी थी, सेट की एग्जाम दे के आया, व्हाट्सएप पे मेरी तारीफ कर दी उसने कि सर ऑडिट भी हो गया, वही क्वेश्चन आ गए सारे। तो मैंने उसको ये मैसेज किया कि भाई एक बार तू मेरे को पेपर सेंड कर दे। उसका रिपीट में मैसेज क्या आया, पेपर तो आया नहीं, शादी का कार्ड आ गया। और मैंने कहा ये क्या है, उसने अपनी शादी का ही कार्ड दे दिया और उसमें प्रोग्राम है बाकायदा पूरा। आपने देखे ना शादी के कार्ड? तो बताओ सबसे पहले क्या होता है? विदाई। भाई सबसे पहले विदाई, फिर खाना, फिर नाचना। ऐसा? सर उल्टा बोल रहे हो। क्या फर्क पड़ता है, काम तो सारे वही करने हैं। पहले विदाई कर दो, फिर फेरे ले लेंगे। अरे सर ऐसे थोड़ी होता है। तो बस यही तो समझा रहा हूं कि सब ऑडिट की जो प्रक्रिया है ये क्रमबद्ध चलेगी, स्टेप टू स्टेप। पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, और एक एक को लिखते जाओ। तो मालूम है इससे एक फायदा हो रहा है, इसलिए हम इसको नाम भी दे रहे हैं क्या? चेकलिस्ट। चेकलिस्ट। फायदा क्या है वो बताता हूं, आप बताएं बेटा। एक तो आप अपने दिमाग में सोच लो कि मेरे को ये करना है, ये करना है, और एक लिख लो। क्या फर्क होता है दोनों में? एक तो दिमाग में सोच सोच के काम करते जाओ, और एक लिख लो और उसके अकॉर्डिंग काम करते जाओ। क्या फर्क है? देखो, दिमाग में सोच के कोई काम करोगे तो इस बात की एक जोखिम सदैव बनी रहेगी कि कोई ना कोई काम आप भूल जाओगे। लेकिन लिख के काम करोगे तो क्या बन गई आपके सामने? चेकलिस्ट। जो जो काम होते जाए करते जाओ, भूलने की संभावना ही नहीं है। एक फायदा। कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पिछले से पिछली बार जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया था कि अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए नियोक्ता द्वारा, ऑप्शन बी वरिष्ठ कर्मचारी के द्वारा, ऑप्शन सी अंकेक्षक द्वारा, ऑप्शन डी अंकेक्षक एवं उसकी टीम के द्वारा। प्रश्न समझ गए? बताओ कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तैयार तो करेगा अंकेक्षक ही, टीम का सहयोग ले सकता है, टीम के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकता है, और काम को इंप्लीमेंट कौन करेगा? उसकी टीम। तो कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अंकेक्षक द्वारा। और तैयार करके किसको समझा देगा? अपने कर्मचारियों की, लो भैया ऐसे ऐसे तुमको काम करना है। कार्यक्रम बनाए या नहीं बनाए ये बताओ। अब मैं बिना बनाए ऑडिट कर रहा हूं तो कर सकते हो? रिस्क मेरी तो है, मैं लेने को तैयार हूं। बताओ, क्या कार्यक्रम बनाना अनिवार्य है? तो अब आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, बताओ अंकेक्षण कार्यक्रम है। ऑप्शन ए ऐच्छिक, ऑप्शन बी अनिवार्य। क्या आंसर दोगे? ऐच्छिक है, आपकी इच्छा हो तो बनाओ, नहीं तो मत बनाओ। लेकिन हम आपको एक राय देंगे कि प्रत्येक अंकेक्षण का एक कार्यक्रम तैयार होना ही चाहिए। आपको कार्यक्रम बना लेना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे क्या हैं? फायदे हैं। और एक मजेदार बात यह है, फायदों में एक सबसे बड़ा फायदा कि कार्यक्रम को कोर्ट में एज ए एविडेंस क्या कर सकते हो? आप सबमिट कर सकते हो कि मैंने काम ऐसे ऐसे किया था, ये मेरा कार्यक्रम रहा। बोलो समझ में आ गया? तो ये आपका एक एविडेंस के रूप में भी काम आता है। आप अपने स्टाफ को भी प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हो। तो हमने ये लिखा है, देखो कार्यक्रम बनाना अनिवार्य तो नहीं है, पर वांछनीय जरूर है कि होना चाहिए। अब नहीं बनाओ तो ना सही, पर बनाना चाहिए। इस कार्यक्रम में हम दो ही चीजें शामिल करते हैं। एक तो जो भी आप काम करोगे उसकी क्या बनेगी? सूची, और आप जो अपने स्टाफ को डायरेक्शन दोगे वो। तो कार्यक्रम में दो चीजों का समावेश होता है, किए जाने वाले कार्य की लिस्ट और दिए जाने वाले डायरेक्शन। कार्यक्रम की विशेषता क्या है, इसके ऊपर एग्जाम में खूब क्वेश्चन आते हैं। बताओ, कार्यक्रम मौखिक होगा कि लिखित? अगर मौखिक है तो वो नियोजन है। कार्यक्रम तो हमेशा क्या होगा? लिखित। कौन तैयार करेगा? बताओ, ये फिक्स हो या लोचशील हो? जब आपने नियोजन प्लानिंग चेंज कर दी तो कार्यक्रम भी चेंज होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार ये बदल देना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मतलब आपने कार्यक्रम बना दिया, खुद को नहीं मालूम आपने क्या बना दिया। समझ में तो आना चाहिए नहीं कि आप करना क्या चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, स्पष्ट होना चाहिए।
लॉसशील होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रम को बदल सके। और ढंग से किसको समझा दो, स्टाफ को, और उनके दायित्व बता दो कि भैया तेरा ये काम है, उनको ढंग से समझा दो। इसमें संपूर्ण अंकेक्षण प्रक्रिया का समावेश होगा, क्योंकि ये तो हमने पहले ही पॉइंट में बोल दिया है कि कार्यक्रम संपूर्ण अंकेक्षण प्रविधि को अपनाने की क्या है, क्रमबद्ध योजना है। तो कोई भी स्टेप आपको छोड़नी नहीं है, पूरी ऑडिट की प्रोसेस इसमें कवर हो जानी चाहिए, A to Z सारी चीजें इसमें आप कवर करें। और कवर उतना ही करना जो आपकी स्कोप में है, जो आपके स्कोप में ही नहीं है उसको कार्यक्रम में शामिल क्यों करेंगे भाई। जो काम जिस गांव जाना ही नहीं उसका एड्रेस पूछे ही क्यों। कई लोग बाईपास भी चले जाते हैं, तो बाईपास अलाउ नहीं है यहाँ पे, संपूर्ण का समावेश हो और स्कोप से बाहर नहीं जाए। टाइम टू टाइम कार्यक्रम की क्या करते रहो, ऐसा क्यों, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहो, ऐसा क्यों। साहब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ। ब्याह शादियों में आपने देखा होगा कि दूल्हा घोड़ी पे बैठता है, देखा है आपने, और घोड़ी के पास में एक घोड़ी का जो मालिक होता है वो खड़ा रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ब्याह शादियों की घोड़ी अलग ही होती है, वो ट्रेंड होती है, उसको समझा दिया जाता है कि ये कितने ढोलक बजा ले, तेरे को तान नहीं आनी चाहिए, तो चुपचाप तेरे चने पे ध्यान दे, चने खाते रही बस, सामने वाले नाच रहे हैं कूद रहे हैं, तू मस्त रहे। और आपको बता दूं, ब्याह शादी की घोड़ी जो है वो तान आती भी नहीं है उसको, लेकिन फिर भी घुड़सवार क्या है, तैयार है, क्योंकि बाई जब घोड़ी बिदक जाए, क्योंकि आजकल लोग पटाखे भी फोड़ देते हैं उसके पास में जाके, तो दूल्हे को ही लगे भाग जाए। इससे घुड़सवार जो होता है वो तो दूल्हा बना दिया, पर जो घोड़ी का मालिक है उसको बाजू में खड़ा रखते हैं, भाई संभाल के रख। टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहो। प्रोग्राम बनाया था उस समय ठीक था, ऑडिट करे, मालूम चला प्रोग्राम में क्या है, कमी है तो ठीक कर लो, नहीं तो इसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म। बोलो समझ में आ गया। कार्यक्रम के लाभ क्या हैं, जो प्लानिंग के लाभ हैं वो सारे लाभ किसके हैं, कार्यक्रम के। कर्मचारी को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जा सकता है, उनके दायित्व निर्धारित किए जा सकते हैं। कार्यक्रम किसका भाग है, वर्किंग पेपर का। किसका भाग है, वर्किंग पेपर का। और कोर्ट में आप इसको एज ए एविडेंस के रूप में क्या कर सकते हो, अगर किसी ने आपके ऊपर लापरवाही का आरोप लगा दिया कि सीए लापरवाह आदमी, इसने ढंग से काम नहीं किया, तो सीए साहब क्या करेंगे, प्रोग्राम कोर्ट में सबमिट करेंगे, साहब देखो मैंने इस तरीके से काम किया है, अब आप बताओ कहां लापरवाही है। आगामी अंकेक्षण में उपयोगी है, कैसे, देखो बताता हूं, मुझे ये चीज याद है, मेरी जो बड़ी बहन है उनकी शादी की बात है, हमारे घर में वो पहली शादी थी, ठीक है। तो पापा ने कहा बेटा अपने मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि अब तक तो हम खाने ही गए थे लोगों के, अब पहली बार बुलाने का टाइम आया, भाई घर में कोई प्रोग्राम हो तो भी तो बुलाएं। तो मेरी बहन की शादी थी साहब, बड़ी बड़ी बहन है मेरी, उसकी शादी थी, तो मैं मेरे पापा बैठ के लिस्ट बनाना शुरू किया, एक एक के नाम लिखने शुरू करे। तो साहब मेरे पापा तो व्यापारी आदमी है, व्यापारी आदमियों की तो लिस्ट लंबी चौड़ी होती है, नौकरी पैसे वाला तो 10 लोगों को जानता होगा, 20 को जानता होगा, व्यापारी आदमी तो बहुत लोगों को जानते हैं, वो तो समाज में डील करता है। तो साहब लिस्ट बन गई 1500 लोगों की। तो पापा ने कहा बनी जाती है गांव में, तो आजकल कौन सी बड़ी बात है, 1000-1500 आदमी तो मामूली सी बात है। 1500 लोगों की लिस्ट बन गई, हाँ, उन सबको मिला के बारातियों की तरफ से लड़के वालों को पूछा था भाई कितने लोग आएंगे तुम लोग, तो उन्होंने कहा भाई 250 लोग आएंगे हम, बाकी हमारे थे। तो 1500 लोगों की लिस्ट बन गई। अब पापा ने कहा बेटा उन दिनों में भी 500 रुपये पर प्लेट सिस्टम था, अब आजकल तो 1000 रुपये हो गए। तो पापा ने कहा बेटा 1500 इंटू 500 7.5 लाख का तो लोग ही खा जाएंगे, फिर तेरी बहन को कहने लत्ते पी देंगे और देंगे, मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं। तो मैंने कहा पापा एक काम करते हैं, मेहमानों की लिस्ट को कम करते हैं, जिनसे दूर की आए लो उनको दूर ही रखो। तो साहब काट छांट शुरू करी उसमें से, तो काट छांट करके निचोड़ नाचोड़ के हम 1000 रुपये ले आए। अब इससे कम नहीं कर सकते, अब तो एकदम ही खास खास रह गए लोग, जिनके हम
सुहावनी में भी खा के आए, मतलब जिनकी सुहावनियों में भी जा जाके खा के आए हैं, उनको बेटी की शादी में नहीं बुलाए, ऐसा थोड़ी होता है। तो पापा ने कहा बेटा इससे कम नहीं हो सकती। मैं कहा चलो बुलाओ। 1000 लोगों की लिस्ट फाइनल हो गई। ये लो साहब, अब क्या जब बच्चे शादी लायक हो जाते हैं ना, तो फिर लगते हैं ना, पिताजी की तो टेंशन शुरू हो जाती है, कंटिन्यू शादियां। अब जो मेरी उससे छोटी बहन थी, यानी मेरे से बड़ी, उनमें और इनमें मेरी बहन में ज़्यादा 3 साल का फर्क था। तो 2 साल बाद में उसकी शादी का टाइम आ गया। पापा ने कहा लो भाई इसकी भी लिस्ट बनाते हैं, बताओ क्या करें, दोबारा बनाऊं या पहले वाली काम में ले लूं। अब उसमें क्या कुछ नए रिश्ते जुड़ गए, जैसे बड़ी बहन के ससुराल वाले हो गए और हो गए, और कुछ रिश्तेदारों से बिगाड़ हो गई अब तक। 3 सालों में बिगाड़ भी तो जाती है, तो उनको हटा दो और नए को जोड़ दो। तो बताओ आगामी अंकेक्षण में उपयोगी है नहीं है। अगर अगली साल ऑडिट आपके पास आ गई, दोबारा से नया प्रोग्राम बनाने की कहां जरूरत है, पहले वाला प्रोग्राम लो, उसमें कुछ प्लस माइनस करो, काम में आ जाएगा। ये इसके फायदे हैं। अब इसके नुकसान क्या है देखो, कार्यक्रम बनाने के नुकसान क्या है। काम वही मशीनी हो गया, आपने जो कार्यक्रम में लिख दिया, लोग उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, खुद का दिमाग अप्लाई करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इससे कुशल कर्मचारियों की रचनात्मक क्षमता खत्म हो जाएगी अगर कार्यक्रम कैसा नहीं है। क्योंकि जो ही आपने टैलेंट लगाया, सामने वाला कहेगा भैया और एक्टिंग मत कर, जो हमने कहा वही काम कर। और जो अकुशल कर्मचारी हैं उनको सारा मिल गया कि सर हमने तो वही करा है जो आपने कहा है। ये इसका नुकसान है। अच्छा ये नुकसान कैसे हुआ ये बताओ। ये तो फायदा बताया था मैंने कि हम इसको कोर्ट में एज ए एविडेंस के रूप में क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये नुकसान कैसे हुआ बताओ। देखो बच्चों मैं आपको बताता हूं, जब मेरी सगाई हुई थी और शादी होनी बाकी थी, तो अब जमाना बदल गया है। देखो आजकल क्या है, आप जब आपकी सगाई होगी और शादी होगी तो अपनी होने वाली बीवी को जो आप अपना प्रेम दर्शाएंगे, दर्शाना पड़ेगा। तो आप कैसे दर्शाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, हाय हेलो कर देंगे, ठीक है, फोन पे बात कर लेंगे। हमारे जमाने में लव लेटर लिखा करते थे, हाँ उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। अब जैसे हम पहली लाइन लिख रहे हैं प्रियतमा, फिर नहीं 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 ये थोड़ा ओल्ड फैशन है, उसमें ही 4 बार काटना पड़ रहा है। और साहब मैंने खूब लेटर लिखे मेरी वाइफ के नाम, उन दिनों मुझे अच्छा भी लगता था और उसको भी अच्छा लगता था पढ़ के, तो वो फायदे की चीज थी। इस बात का प्रूफ है कि मैं उनसे प्रेम करता था। आज वो ही चीज मेरे अगेंस्ट काम आ रही है। अगर मैं कोई काम नहीं करूं तो बोले अच्छा शादी से पहले तो बहुत बातें किए थे आपने। मैंने कुछ नहीं किया, दिखाऊं क्या, सबूत है, अभी तक संभाल के रख रखी है। मैंने कहा रजिस्ट्री करा लिया इनकी, लेमिनेटेड करवा ले, रजिस्ट्री करवा ले इनकी। बताओ मेरे खिलाफ ही मेरे प्रेम पत्र काम में आ रहे हैं। तो सेम कहानी यहां पर है, बताओ है कि नहीं है। ऑडिटर के खिलाफ कोर्ट में क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि साहब ये आदमी लापरवाह है, चाहो तो इसका कार्यक्रम चेक कर लो, इसने यही काम करा है बस जो इसने लिखा है। तो अगर कार्यक्रम अपूर्ण है, कमजोर है, तो ये आपके विरुद्ध हो जाएगा, कोर्ट में एज ए एविडेंस के रूप में काम आएगा। बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ कार्यक्रम से हम काम का विभाजन करते हैं कि नहीं करते। बेटा काम का कितना ही विभाजन कर दो, दायित्व आपका था, आपका है और आपका रहेगा। देखो मेरे ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे गलतियां होती हैं, कर देते हैं, वो गलती करते हैं, मुझे गुस्सा आता है, मैं उनको चिल्ला पड़ता हूँ, वो नीचे गर्दन करके क्या बोलते हैं, सॉरी सर ये लो, वो तो निकल गए सॉरी कह के, भुगतेगा कौन। 50-50 हजार भी मैंने जेब से दिए हुए हैं और क्लाइंट को नुकसान हो गया। मेरी एक बार हुआ था, एक पार्टी का टीडीएस, राम का टीडीएस शाम में जमा करा दिया, अब अकाउंट से तो पैसे गए, जमा हो गया। पार्टी के लिए मेरे को क्या मतलब है सर, इससे मैंने तो आपको 50,000 भेजे थे, मेरे अकाउंट में टैक्स जमा ही नहीं हुआ। तो हमने कहा भाई हमने चोरी नहीं करी है, आपकी जगह किसी और का पैन नंबर डल गया गलती से। बोले सर आपकी गलती आप भुगतो, आपकी गलती आप भुगतो, स्टाफ तो सॉरी बोल के निकल जाएगा, मेरे को तो जेब से देने पड़ गए। तो बच्चा बहुत सिंपल सी बात है, स्टाफ को सैलरी मिल रही है सर, आप लड्डू खा रहे हो क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है,
तो स्टाफ उतनी दायित्व लेगा। कार्य का विभाजन कर दो भले ही, लेकिन अंतिम दायित्व किसका रहेगा? बोलो, समझ में आ गया? कार्यक्रम कितने प्रकार के होते हैं? कार्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण, एक विशेष। हाँ, ये इस बच्चे ने एक जो बात पूछी, इसमें दिमाग लगाना बच्चों कि सर आपने कार्यक्रम बनाया, प्लानिंग बनाई और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको ये कहने सर आपका कार्यक्रम क्या है जरा बताना, क्या वो मांग सकते हैं? लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम जब भी कार्यक्रम बनाते हैं तो हम उनके साथ भी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कस करते टाइम आपको ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि आपकी काम की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। कहीं ये नहीं कि आपके सारे भेद उनको मालूम चल जाएगी, अच्छा ये चेक करेगा तो वो अलर्ट हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे तो सारे कपट को वो छुपा लेंगे। इसलिए हम उनको बताते नहीं है, लेकिन बताना चाहे तो बता सकते हैं। सहायता से मुझे याद आया, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक कंपनी की मैं ऑडिट करने गया साहब, तो उस कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे पिताजी की उम्र का अनुभवी व्यक्ति साहब, जब मैं गया उनसे मीटिंग करी तो उसके जो रुतबे से और उसके जो बोलचाल है ना, मैं थोड़ा नर्वस फील हुआ मुझे कि यार ये तो बहुत अनुभवी आदमी है, मैं इसकी ऑडिट करूंगा। तो मैं उनको सर बोलने लग गया। मैंने कहा सर वैसे तो मैं मेरे हिसाब से काम कर लूँगा, लेकिन इस कंपनी के बारे में आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, तो आप माइंड नहीं करें तो मुझे एक प्रोग्राम आप बना के दे दें, मैं उस अकॉर्डिंग काम कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है मैं कंसीडर करता हूँ। उसने 2 दिन के अंदर मेरे को एक पूरी प्रोग्राम बना के दे दिया कि बेटा ऐसे ऐसे काम कर लेना, इससे तेरी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। मैंने उसको उठा के ऐसी चीज क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। और कल को उसमें क्या निकली, गड़बड़। हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? क्या मैं कह सकता हूँ कंपनी के सीईओ ने बना के दिया मुझे? सहायता ले सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। अंतिम दायित्व आपका था नियोजन, कार्यक्रम, व्यू रचना बनाने का दायित्व अंकेक्षक का है। आप किसी की मदद लेना चाहो ले सकते हो, डिस्कस करना चाहो कर सकते हो, पर उसमें भी ध्यान रखें आपकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। समझ में आ गया? कार्यक्रम 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक तो साधारण, साधारण मतलब जो सब जगह ही क्या होगा, लागू होगा सब जगह ही। जैसे बाउचिंग करेंगे, सत्यापन करेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन चेक करेंगे, टैक्स के प्रोविजन को देखेंगे, ये बेसिक चीजें हैं जो सभी प्रकार की ऑडिट में क्या होता है, लागू होता है। और एक होता है विशेष कार्यक्रम जो किसी पर्टिकुलर ऑडिट में क्या होगा, अप्लाई होगा, सभी ऑडिट में अप्लाई नहीं होगा। यानी कि अलग अलग प्रकार के ऑडिट के लिए अलग अलग कार्यक्रम होंगे। सर तो सबके लिए एक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबका व्यापार एक नहीं है, सबका व्यापार एक नहीं है। एक तो सर्जन इंस्टीट्यूट की ऑडिट करने आए कोई, और एक किराने की दुकान की ऑडिट करने जाए कोई, दिन रात का डिफरेंस है, तो कार्यक्रम भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये समझ में आ गया? तो बच्चों किसकी जरूरत पड़ी? एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी। ये मेरे को पहले से सोचना है, ये मुझे पहले से सोचना है कि क्या मुझे इस कार्य में एक्सपर्ट की मदद की जरूरत है। पहले नहीं सोचा तो अब सोच लो परिस्थिति के अकॉर्डिंग। तो ये प्लानिंग हो गई आपकी, ये क्या हो गई, प्लानिंग। फिर आप उसको जो यूज करोगे वो क्या हो गई, प्रविधि का निष्पादन। आप किसी विशेषज्ञ की सेवाओं को भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज आपकी एक और स्टेप कंप्लीट हो गई, स्टेप 5। कल हम पढ़ेंगे स्टेप 6।